ओके, सो आपके लिए ए एन क्या हो जाएगा? अब ए एन इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस में 1 dz। और बी एन क्या हो जाएगा आपके लिए? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस में 1 dz। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि एन इक्वल्स टू, आप यहाँ पे क्या पुट कीजिए? 1 पुट कीजिए। तो जब आप एन इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो बी वन की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड। क्या ये आएगी? और यही चीज आपको सारे सवालों के अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, ये फंक्शन किसी एक पॉइंट के ऊपर एज अ पोल काम करेगा। सो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इस फंक्शन का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है। उस लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के अंदर जो 1/z वाला टर्म का कोफिशिएंट है दैट इज ओवर रेजिड्यू। क्या क्लैरिटी हुई? तो 1/z का कोफिशिएंट जो कि b1 है, वो b1 आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। अगर आपको b1 मिल गया, अगर 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई किया आपने, सो इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड आपका क्या बन गया? 2 पाई आयोटा b1। और b1 ही क्या है हमारा? रेजिड्यू। तो यहाँ से एक रेजिड्यू थ्योरम बनती है, दैट इज कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड क्लोज कंटूर इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ रेजिड्यूज। क्या क्लैरिटी आई? सो दिस इज योर रेजिड्यू थ्योरम। जैसे आप कोची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करते थे जब आपके पास कोई पोल आ जाता था आपके कंटूर के अंदर, तो आप कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट कर लिया करते थे। बट वो आप सिर्फ उन्हीं केसेस में कर सकते थे जब आपके पास सिर्फ नीचे एक पोल हो, जैसे z माइनस ए हो गया, या 1 अपॉन में z माइनस ए की 2 पावर हो गई, या 1 अपॉन में z माइनस ए की 3 पावर हो गई, या ये n पावर हो गई। तो अपने पास मल्टीपल फॉर्मूला थे उसको कैलकुलेट करने के लिए। बट अगर आपके पास नीचे z माइनस बी आ गया हो, z माइनस सी भी आ गया हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आपको अगर सॉल्व करना है तो इसलिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? रेजिड्यू थ्योरम की जरूरत पड़ती है। तो रेजिड्यू थ्योरम आपको पता चल गई क्या होती है? एफ ऑफ जेड अगर आपका नॉन एनालिटिक फंक्शन है किसी पॉइंट के ऊपर, उस केस में आप क्या करोगे? अपने कंटूर में कुछ कट्स लगा के उन पोल्स को बाहर निकालोगे, और फिर क्या करोगे? इसका एक नया सिंपली कनेक्टेड रीजन बनाओगे। इस सिंपली कनेक्टेड रीजन को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। क्या बात समझ में आई? चलिए इसको एक सवाल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो आपका एक बार मैं वापस से ब्रीफली रिवाइज करा देता हूँ क्या अपन ने पढ़ा अभी तक। हमने लॉरेंट सीरीज पढ़ा। लॉरेंट सीरीज क्या होता है सर? कि आपके पास अगर एक फंक्शन है जो कि किसी पॉइंट के ऊपर नॉन एनालिटिक भी है, इन दैट केस उसका एक्सपेंशन आप टेलर सीरीज से नहीं कर सकते। उसका एक्सपेंशन करने के लिए हमें लॉरेंट सीरीज चाहिए होती है। दैट इज इक्वल्स टू ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, जहाँ पे ए एन हमारा क्या है? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस में 1, एंड बी एन आपका क्या है? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस में। फिर मैंने यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताई, क्या? कि जो b1 है दैट इज योर रेजिड्यू, जो कि क्या होगा? 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड डी जेड के बराबर होगा। और यहीं से अगर मैं इस चीज़ को इधर भेज दूँ तो आप क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जेड डी जेड क्लोज कंटूर इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू। सो दिस इज योर रेजिड्यू थ्योरम। अब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम रेजिड्यूज कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं कि आपके पास रेजिड्यू कैलकुलेट करने के कितने कितने तरीके हैं। सो लिखिए हाउ टू कैलकुलेट रेजिड्यूज। तो 3-4 तरीके हैं आपके पास रेजिड्यूज कैलकुलेट करने का।
बस आपको उनको ध्यान में रखना है और आपके सवाल जो है वो होते जाएंगे। ठीक है जी। सो देखिएगा पहला तरीका क्या है रेजिड्यू कैलकुलेट करने का। सो डालिएगा ए पॉइंट। सो रेजिड्यूज ऐसे फंक्शन जिसके अंदर सिर्फ सिंपल पोल है, तो उनके लिए आप रेजिड्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले उससे शुरुआत करते हैं। सो रेजिड्यू फॉर सिंपल पोल, मैं इनका प्रूफ भी करा दूंगा आपको ताकि आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। सो सिंपल पोल है, इसका मतलब क्या है कि लेट्स से अगर आपके फंक्शन में एफ ऑफ जेड के अंदर कुछ फाई ऑफ जेड है और नीचे आपके पास जेड माइनस ए है, तो यहाँ जो ए है दैट इज कॉल्ड सिंपल पोल। ठीक है। अब आपसे पूछा कि इस एफ ऑफ जेड के लिए आपको रेजिड्यू निकालना है, तो आप वो कैसे निकालेंगे। तो रेजिड्यू निकालने का क्या तरीका है कि आपको निकालना पड़ेगा रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू सिंपली लिमिट z टेंस टू a, z माइनस ए से मल्टीप्लाई कीजिए आपके फंक्शन को। तो ये जो वैल्यू देगा दैट इज ओवर रेजिड्यू फॉर सिंपल पोल। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और फिर उससे पता करते हैं कि आखिर इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो लेट्स से आपके पास एक सवाल है, आपको दे रखा है फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2z अपॉन में z ब्रैकेट z माइनस 1 ब्रैकेट z माइनस 2। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इस फंक्शन के लिए आपको रेजिड्यू निकालना है, पहली चीज़ आपको यहाँ से दिखते ही पता चलना चाहिए कि इसमें कितने पोल्स हैं। सो पोल्स कौन कौन से हैं, एक तो z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2। तो 0 1 2 ये तीनों कैसे हैं, सिंपल पोल्स हैं। तो सिंपल पोल के लिए आपको तीनों के लिए 3 रेजिड्यू मिलेंगे। सो रेजिड्यू फॉर z इक्वल्स टू 0 क्या करोगे, लिमिट z टेंस टू 0 z इंटू एफ ऑफ z। तो जब आपने इसको किया z मल्टीप्लाई किया तो z से z कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आया, लिमिट z टेंस टू 0 1 माइनस 2z अपॉन में z माइनस 1 z माइनस 2। तो जब आप 0 पुट करोगे तो क्या आ रही वैल्यू, 1 अपॉन में माइनस 1 माइनस 2 1/2। ठीक है। सिमिलरली अगर आप z इक्वल्स टू 1 जो कि हमारा पोल है उसके लिए रेजिड्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, रेजिड्यू फॉर z इक्वल्स टू 1 दैट वुड बी लिमिट z टेंस टू 1। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, z माइनस 1 से। तो जब आपने z माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो z माइनस 1 से z माइनस वाली टर्म कट जाएगी, क्या बचेगा, लिमिट z टेंस टू 1, न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस 2z, डिनोमिनेटर में बचेगा z और z माइनस 2, z और z माइनस 2। तो ये कितना हो गया, जब आप वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 अपॉन में 1 इंटू 1 माइनस 2, तो इट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 1 के बराबर। सेम ऐसे आप किसके लिए निकाल सकते हो, रेजिड्यू फॉर z इक्वल्स टू 2 दैट वुड बी इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 2 z माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके फंक्शन एफ ऑफ जेड को। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि z माइनस 2 से z माइनस 2 कट जाएगा, बचेगा कौन, बचेगा सर 1 माइनस 2z अपॉन में z इंटू जेड माइनस 1। वैल्यू पुट करी 2 की, 1 माइनस 4 अपॉन में 2 क्रॉस 2 माइनस 1, कितना आ गया सर, माइनस का 3/2। दीज ऑल आर द वैल्यूज ऑफ रेजिड्यू फॉर सिंपल पोल्स। पहला टाइप पता पड़ गया। अब चलते हैं दूसरे टाइप के ऊपर। सो सेकंड टाइप आपका क्या है, सेकंड टाइप इफ एफ ऑफ जेड इज द फॉर्म, कैसी फॉर्म रख रहा है, एफ ऑफ जेड की फॉर्म में मान लीजिए कुछ ऐसी, फाई ऑफ जेड अपॉन में साई ऑफ जेड। ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो पोल है z इक्वल्स टू ए है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये पोल है तो अगर मैं z इक्वल्स टू ए पुट करूंगा तो ये इनफाइनाइट होना चाहिए। तो जब मैंने z इक्वल्स टू ए पुट किया तो मेरा साई ऑफ ए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे अगर इफ फाई ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट
साई ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए मेरा क्या है, पोल है इस फंक्शन के लिए। तो इस केस में रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए किसके बराबर होगा, फाई ऑफ ए अपॉन में साई का फर्स्ट डेरिवेटिव और उसके अंदर वैल्यू। तो दिस इज योर रेजिड्यू फॉर सच टाइप ऑफ फंक्शन। क्लियर है जी। तो ये हो गया आपका दूसरा टाइप, कि आपको पहली चीज जब आपका सिंपल पोल हो, दूसरी चीज कि आपके नीचे क्या है, जेड माइनस ए जेड माइनस बी ऐसी टर्म नहीं है, कोई फंक्शन दे दिया है। अब आपको चेक करना है कि क्या इस पॉइंट के ऊपर जो कि मेरे कंटूर के अंदर आ रहा है, नॉन एनालिटिक पॉइंट, उस पॉइंट पे आपका फंक्शन जीरो हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। तो इस केस में आप रेजिड्यू कैसे निकालोगे, हम सिंपली उस पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर वाले में न्यूमिनेटर में, तो और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे और फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है सर। इसके लिए भी एक और बार सवाल करेंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले सारे 3-4 टाइप है हमारे वो लिखा देता हूँ, फिर उसके ऊपर अपन रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड टाइप लिखिएगा, इफ रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर एन। सो ये चीज अपन ने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में भी की थी। लेट्स से अगर आपके पास आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, उसमें मान लीजिए ऊपर कुछ भी अलग से फंक्शन मान लेते हैं, फाइव ऑफ जेड है, और डिनोमिनेटर में आपके पास z माइनस ए की पावर n है, ऐसा कुछ आपके पास फंक्शन है। तो जब हमने इसका निकाला था फाइव ऑफ जेड कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में डी जेड, तो वो किसके इक्वल आया था, n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा, एंड इक्वल किसके आया था इधर, f की पावर n-1 ए। क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले के अंदर, राइट? तो मुझे यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट इस केस में क्या होंगे, आपके पास एक ये भी आ सकता है, एक ये भी आ सकता है, तो ये थोड़ा टीडियस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सॉल्व करना किसके, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला के। तो हम इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, रेजिड्यू थ्योरम से। तो अब हम ये वाला तरीका भूल जाओ, ये आप सिंपल केस में यूज़ कर सकते हो, बट अब आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, रेजिड्यू थ्योरम ही यूज़ करनी है, बिकॉज इट इज़ जनरल। तो कैसे करेंगे सर, तो इस केस में जब आप मान लीजिए जब आपके पास आपका जो पोल है वो n ऑर्डर का है, तो इन सच केस आपका रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a इज सिंपली इक्वल टू 1/n-1 का फैक्टोरियल d की पावर n-1 अपॉन में dz की पावर n-1। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है z माइनस ए की पावर n से और f ऑफ z से। तो ये करके पहले आपको अपने फंक्शन से z माइनस ए की पावर n से मल्टीप्लाई करना है। तो जो बचेगा, कौन बचेगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये आपका फंक्शन f ऑफ z है, आपने इसको z माइनस ए की पावर n से मल्टीप्लाई किया, तो बचा कौन, बचा फाई z। इस फाई z का आपको n-1th टाइम डेरिवेटिव करना है और फिर z इक्वल्स टू ए पुट करना है। तो जो वैल्यू निकल के आएगी दैट वुड बी रेजिड्यू ऑफ योर फंक्शन। तो रेजिड्यू निकालना सीख गया अगर पोल की ऑर्डर क्या है, n है। क्लियर, याद रहेगा, ये फॉर्मूला रट लीजिए, आपको बहुत काम आएगा, बहुत जगह पे काम आएगा। बस एक दो और टाइप बचे। फोर्थ टाइप क्या है, रेजिड्यू, जो कि मैंने अभी लॉरेंट सीरीज में बता ही दिया आपको, रेजिड्यू एट अ पोल z इक्वल्स टू a ऑफ एनी ऑर्डर is simply equal to coefficient of 1/z minus a। लेट्स से अगर आपके पास एक फंक्शन है f of z, आप कैपेबल हो इसको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंड करने में, तो वो क्या आएगा, a0 a1 एंड सो ऑन चलता जाएगा। फिर क्या आएगा, b1 अपॉन में z माइनस ए प्लस b2 अपॉन में z माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन।
तो इस फंक्शन में, इस फंक्शन का जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, तो 1/z - a का जो कोफिशिएंट होगा दैट वुड बी योर रेजिड्यू। क्लियर? चौथा टाइप ये हो गया। लास्ट टाइप आपके पास है फिफ्थ टाइप। इफ आपसे पूछे रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट इनफाइनाइट, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे? रेजिड्यू एट इनफाइनाइट is simply equals to minus of coefficient of 1/z। एक बार इन सारी चीज़ों को लिखिए, मैं एक बार समराइज कर दूंगा इन सब चीज़ों को एक ही पेपर के ऊपर, आपको इतना ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा। फिर हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। डन? देखिएगा, एकदम कमर सीधी और दिमाग बिल्कुल यहाँ पे। सो रेजिड्यू कैलकुलेट करने का पहला अपन ने क्या पढ़ा था? इफ वी हैव सिंपल पोल। दूसरा तरीका पढ़ा था इफ, दूसरा तरीका क्या था हमारा? इफ एफ ऑफ जेड इज द फॉर्म ऑफ, इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू फाई ऑफ जेड अपॉन में साई ऑफ जेड, वेयर फाई जस्ट फॉरगॉट, ठीक है, ऐसा कुछ है। तीसरा, इफ एफ ऑफ जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर कितना? n। चौथा, इफ, वो सिंपली आपको इसमें भी कनेक्ट हो जाएगा, तो एक ही बचा आपका रेजिड्यू एट इनफाइनाइट। तो चार ही मेन है अपने, बाकी वो लॉरेंट सीरीज में आप पढ़ ही चुके हैं। तो अगर आपके पास सिंपल पोल है तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे रेजिड्यू? लिमिट z टेंड्स टू a, z - a से मल्टीप्लाई किया एफ ऑफ जेड को, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आ गया तो क्या करोगे? फाई ऑफ a अपॉन में साई प्राइम ऑफ a। अगर ऐसा कुछ आ गया तो क्या करोगे? 1/n-1 का फैक्टोरियल d की पावर n-1 अपॉन में dz की पावर n-1, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा? z - a की पावर n f ऑफ z। ऐसा कुछ आ गया तो क्या आएगा? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ 1/z। समराइज्ड पूरा एक तरीके से। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि कैसे अपन रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं कि रेजिड्यू कैलकुलेट करना हम सीखें कैसे, प्रॉब्लम से सीखेंगे। तो पहला सवाल लिखिएगा, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ फंक्शन f of z इक्वल्स टू z क्यूब अपॉन z² - 1 8 z इक्वल्स टू इन्फाइनाइट। तो क्या पूछ लिया आपसे? इन्फाइनाइट के ऊपर पूछ लिया। तो इन्फाइनाइट के ऊपर पूछ लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1/z का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो पहले मुझे आप देख के बताइए आपकी z की वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है? इन्फाइनाइट की ओर। तो आप क्या करो, इधर z³ इधर निकाला और नीचे वाले से z² बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा? 1 - 1 अपॉन में z²। तो z² से z³ कट गया, बचा क्या? z। अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन गया? 1 - z² की पावर -1। क्या आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंड कर सकते हो? क्यों? क्योंकि z अगर इन्फाइनाइट टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू तो 0 की तरफ टेंड करेगी। क्या ये 1 से छोटी है? तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो। कौन सा वाला फॉर्मूला? 1 - x की पावर n वाला फॉर्मूला, या फिर 1 + x की पावर n वाला फॉर्मूला। क्या होता है? 1 + nx प्लस n इंटू n-1 x² / 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n-1 n-2 x³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आपने यहाँ पर भी सेम मेथड लगाई, आपने इसको एक्सपेंड किया तो क्या आया? z
ब्रैकेट 1 माइनस माइनस प्लस अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस -1 इंटू -1 1 अपॉन में जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस डैश डैश डैश। मुझे किससे मतलब है? 1/z के कोफिशिएंट से मतलब है। तो अगर मैं इसके अंदर z मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? z ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन में जेड स्क्वायर, अंदर क्या है आपके पास? माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया अपने पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या बच गया? 1 अपॉन में z की पावर 4 एंड सो ऑन। कुछ टर्म्स आ रही है, जब आपने z को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? z प्लस 1 अपॉन में z प्लस 1 अपॉन में z क्यूब। तो क्या बताएगा कोई कि यहाँ से 1/z का कोफिशिएंट क्या आया है? 1। सो रेजिड्यू एट इनफाइनाइट क्या होगा सर? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z। और कोफिशिएंट ऑफ 1/z कितना है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस। क्या बात समझ में आई? तो अगर आपसे इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन सवाल क्या बनेगा कि आपको बोलेगा एफ ऑफ जेड डी जेड फाइंड आउट कीजिए एट जेड इक्वल्स टू इन्फाइनाइट, तो क्या आएगा आंसर? 2 पाई आयोटा इंटू आपका जो आंसर है -1, माइनस का 2 पाई आयोटा। ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे आपके पास, बहुत सारे सवाल आएंगे। फिलहाल हम रेजिड्यू कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, क्योंकि एक बार रेजिड्यू कैलकुलेट करना सीख गए तो आप रेजिड्यू थ्योरम से कोई सा भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। चलिए एक और सवाल किया जाए, पूरी प्रैक्टिस करेंगे रेजिड्यू की। ठीक है, तो एक सवाल आपके लिए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच टर्म ईच पोल एंड रेजिड्यू। फंक्शन क्या दे रखा है? 1 माइनस 2z अपॉन में z ब्रैकेट z -1 z -2। ये आपका फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ z। तो पहली चीज, आप इसके अंदर आपको क्या करना है? पोल्स बताने हैं। सो पोल्स कौन कौन से हैं? z इक्वल्स टू 0 एक पोल है, z इक्वल्स टू 1 एक पोल है, और z इक्वल्स टू 2 एक पोल है। तीनों पोल्स का ऑर्डर आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो ऑर्डर कितना है? 1। ऑर्डर कितना है? 1। ऑर्डर कितना है? 1। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट रेजिड्यू। सो आर ई फॉर z इक्वल्स टू 0 कैसे कैलकुलेट करूंगा? सिंपल पोल है तो लिमिट z टेंस टू 0 z एफ ऑफ z। क्या आ गया सर? लिमिट z टेंस टू 0, z से z कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2z अपॉन में z -1 z माइनस, वैल्यूज पुट कर दोगे, आंसर कितना आएगा? 1। इसी तरीके से 1 के लिए और 2 के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो जाएगा। एक और सवाल कराएं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड। आपके पास दे रखा है क्या? जेड स्क्वायर अपॉन में जेड प्लस में 1 का होल स्क्वायर एंड जेड -2 8 इट्स डबल पोल, 8 इट्स डबल पोल। तो जैसा कि आपको देख ही रखा है z प्लस में 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो डबल पोल है मतलब जिसका ऑर्डर 2 है, उस पोल के करस्पॉन्डिंग आपको रेजिड्यू पूछा है। तो आपको किस किस पॉइंट के ऊपर पूछा है? z इक्वल्स टू -1 आपका पोल है, तो इसके ऊपर आपको रेजिड्यू पूछा है। तो क्या ये सिंपल पोल है क्या? नहीं, सिंपल पोल तो नहीं है सर। तो आप इसके लिए कैसे निकालोगे? हम निकालेंगे तीसरे वाले तरीके से। तो तीसरा वाला तरीका क्या है कि आपके पास एफ ऑफ जेड हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पे कितना ऑर्डर है? 2। तो जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1/2 d/dz, अंदर क्या आएगा? z माइनस a की पावर 2 एफ ऑफ जेड। क्या यही चीज आएगी? अब आपको इसी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
1 अपॉन में n माइनस वन का फैक्टोरियल, तो 2 माइनस वन का फैक्टोरियल, डी बाई n माइनस वन मतलब 1, डी जेड 1 मल्टीप्लाई बाई z प्लस में 1 का पावर 2 और एफ ऑफ z जो कि क्या है जेड स्क्वायर अपॉन में z प्लस में 1 का होल स्क्वायर z माइनस 2। क्या कुछ ऐसा है? यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि z प्लस में 1 और z प्लस में 1 की पावर 2 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो अगर आपने 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल डी बाई डी जेड स्क्वायर अपॉन में z माइनस 2 को सॉल्व किया, देन पुट करना है z इक्वल्स टू माइनस 1। जो वैल्यू निकल के आएगी दैट वुड बी योर रेजिड्यू। ठीक है जी, चलिए फिगर आउट करते हैं। तो पहला काम है आपका इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस 2। तो वो क्या होगा, u अपॉन वी फॉर्मूले से करना पड़ेगा, जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 2 इंटू 2z माइनस जेड स्क्वायर इंटू 1। क्या हो गया सर, 2z स्क्वायर माइनस 4z माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में z माइनस 2 का होल स्क्वायर। रिमेंबर वैल्यू पुट करनी है z इक्वल्स टू माइनस 1। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे जेड स्क्वायर बचेगा, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, 1 प्लस 4 अपॉन में माइनस माइनस 3 3 3 सा 9, तो ये कितना हो गया 5 अपॉन में 9। तो ये आपका रेजिड्यू होगा। क्लियर है? फाइन। चलिए एक और सवाल करेंगे। ठीक है जी, एक सवाल और। अगर आपके पास कुछ ऐसा दे दिया, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस में 1 का क्यूब 8 जेड इक्वल्स टू आयोटा। तो z इक्वल्स टू आयोटा के ऊपर आपको इसका रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। अब पहले तो आप देखोगे कि सर z इक्वल्स टू आयोटा कहाँ से आ गया इसमें, क्या ये इसका पोल है? हाँ सर बिल्कुल है। आप देखोगे जब आप इस जेड स्क्वायर प्लस में 1 को बराबर करोगे 0 के, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर? तो क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा? तो यहाँ से मेरे पास दो पोल निकले, एक है आपका जेड इक्वल्स टू माइनस आयोटा और जेड इक्वल्स टू प्लस आयोटा। ठीक है, मुझे किसके लिए पूछा है स्पेसिफिकली, जेड प्लस जेड इक्वल्स टू आयोटा के लिए। तो मैं इसको पहले ढंग से लिखता हूँ, जेड प्लस आयोटा का क्यूब जेड माइनस आयोटा का क्यूब। मुझे किस वाले से मतलब है, मुझे इस वाले से मतलब है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। पावर n है, तो जो आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे, रेजिड्यू, रेजिड्यू ऑफ आयोटा 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल। n कितना 3, तो n माइनस 1 कितना 2, तो 2 फैक्टोरियल। डेरिवेटिव कितनी टाइम, 2 टाइम्स। अंदर क्या आएगा, z माइनस 1 का क्यूब, एफ ऑफ z क्या है 1 ओवर z प्लस आयोटा का क्यूब, z माइनस आयोटा का क्यूब। कुछ ऐसा। चलिए, रेजिड्यू और z इक्वल्स टू आयोटा 1 ओवर 2 यानी 1 ओवर 2 d2 बाई डी जेड स्क्वायर, और अंदर ब्रैकेट में क्या है, z माइनस 1 क्यूब से z माइनस 1 क्यूब कट गया, अंदर क्या बचा 1 ओवर z प्लस आयोटा का क्यूब। बस इसका डबल बार डेरिवेटिव करना है। तो दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो उससे पहले एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डी बाई डी जेड पावर -3 अपॉन में z प्लस आयोटा की पावर 4। अगेन एक और बार डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा -3 इंटू माइनस का 4, नीचे क्या आएगा z प्लस आयोटा की पावर 5। अब वैल्यू पुट करोगे z इक्वल्स टू आयोटा, कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2, अंदर आया 2 आयोटा की पावर 5। तो आयोटा क्यूब कितना होता है 1, तो बचा कौन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 बाहर आएगा, तो 2 से ये 6 टाइम कट गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 यानी
-3/60। सो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो कि पोल्स रखते हैं या फिर जिनके ऊपर वो एनालिटिक नहीं है, उन पॉइंट्स के लिए आपको रेजिड्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्लियर है जी? कुछ सवाल आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप उनका रेजिड्यू कैलकुलेट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो लिखिए आपका HW रेजिड्यू f ऑफ z e की पावर z अपॉन में z माइनस a का क्यूब एट इट्स पोल। क्लियरली विजिबल है पोल क्या होगा इसके अंदर, a ही होगा और इसकी पावर कितनी है 3। एक और सवाल लिखिएगा, फाइंड द सम ऑफ द रेजिड्यूज ऑफ द फंक्शन f of z विच इज साइन z अपॉन में z cos z। ठीक है, एट इट्स पोल्स इनसाइड, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनसाइड द सर्कल मोड z इक्वल्स टू 2। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, आपको इसमें दिख रहा होगा कि z cos z, तो z कहाँ पे जीरो होगा, जीरो के ऊपर, ये कहाँ पे पोल देगा z इक्वल्स टू 0, तो एक पोल ये हो गया। दूसरा, आपका जो सर्कल बनेगा 2 रेडियस का, उस 2 रेडियस के सर्कल के अंदर आपका cos z कहाँ जीरो होता है, तो cos z जीरो कहाँ होता है, एक तो z इक्वल्स टू 0 पे, एक z इक्वल्स टू π/2 पे और एक z इक्वल्स टू -π/2 पे। चेक करके बताओगे आप क्या π/2 और -π/2 रेडियस 2 के सर्कल के अंदर आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। तो एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा। इन तीनों पोल्स के लिए आपको इस फंक्शन का क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालना है। कैसे करोगे, सेकंड वाले तरीके से, पाई ऑफ z अपॉन में साई ऑफ z से। कैसे होगा रेजिड्यू, पाई ऑफ a अपॉन में साई प्राइम ऑफ a। क्या कर लोगे, तीनों पॉइंट्स के लिए निकालना है। डन, चलिए, तो ये आपका होमवर्क का सवाल हो गया और आपको अब पता चल गया कि रेजिड्यू थ्योरम भी क्या होती है लॉरेंट सीरीज से। तो अब अपन अपने मेन सवाल के ऊपर आते हैं। ठीक है, होमवर्क कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपके मेन सवाल के ऊपर आते हैं कि आपसे पूछा क्या जाएगा एग्जाम के अंदर। इवेलुएट, जेम एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। आपसे रेजिड्यू नहीं पूछा जाएगा, आपसे सीधा इंटीग्रल पूछा जाएगा। क्या, 1 प्लस z अपॉन में z ब्रैकेट 2 माइनस z dz, वेयर दिस इज अ क्लोज इंटीग्रल, वेयर c is the circle mod z equals to 1। तो ऐसा कुछ आपको सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए, पहला काम क्या है, आर्गन प्लेन के ऊपर आपका रीजन बनाने का। तो ये आपका z इक्वल्स टू 1 का सर्कल हो गया। इसमें पोल कितने हैं, 2 पोल है, z इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 2, जो कि मेरी रेडियस के बाहर है। मुझे उससे मतलब ही नहीं है, मुझे किससे मतलब है, मेरा पोल जो कि मेरे रीजन के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे कौन है इंपॉर्टेंट मेरे लिए, z इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रेजिड्यू निकालोगे, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0। कैसे निकालोगे, लिमिट z टेंस टू 0 z f ऑफ z। तो z से z कैंसिल हो गया, लिमिट z टेंस टू 0, बचा कौन, 1 प्लस z अपॉन में 2 माइनस z। वैल्यू पुट करी 0 की तो क्या आ गया, 1/2। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा इस इंटीग्रल का वो क्या होगा, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। कितने रेजिड्यू है, एक, 1/2। तो आंसर आ गया आपका पाई आयोटा। क्या क्लियर है जी? तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। डन, एक और सवाल कराएं ऐसा।
और प्रैक्टिस की जाए इनकी। चलिए, एक सवाल आपको होमवर्क दूंगा और एक सवाल फिर मैं करूँ। तो आपके लिए होमवर्क के लिए एक सवाल है ये रहा, इवेलुएट इंटीग्रल 4 - 3z अपॉन में z ब्रैकेट z-1 z-2 dz, ठीक है, वेयर c इज द सर्कल ऑफ रेडियस मॉड z इक्वल्स टू 3/2। हो जाएगा? हिंट दूँ थोड़ा सा? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, z इक्वल्स टू 3/2 का सर्कल बनाना पड़ेगा। तो z इक्वल्स टू 3/2 का ये आपका सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में आपको चेक करना है कि आपके जो पोल्स हैं वो कितने पोल्स हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं और कितने पोल्स हैं जो इसके बाहर आ रहे हैं। तो 3/2 मतलब 1.5। तो एक पोल है आपका z इक्वल्स टू 0 और एक पोल है आपका z इक्वल्स टू 1 और एक पोल है आपका z इक्वल्स टू 2 विच इज़ आउटसाइड योर रीजन। आपको इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब है सिर्फ इसके लिए। तो आपको पहला काम क्या करना है, रेजिड्यू z इक्वल्स टू 0 कैलकुलेट करना है, फिर रेजिड्यू z इक्वल्स टू 1 कैलकुलेट करना है, फिर आपका जो फाइनल आंसर होगा इस इंटीग्रल का वो क्या होगा, सम ऑफ रेजिड्यू। हो जाएगा? बिल्कुल। चलिए कीजिएगा इसको, है ना, एसएस ले लीजिए फटाफट से। चलिए, एक और सवाल है अच्छा सा, उसके ऊपर बात करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट इंटीग्रल ऑफ 1/sin हाइपरबोलिक z dz वेयर c इज द सर्कल मॉड z इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, ये आपके पास सवाल है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो साइन हाइपरबोलिक z क्या होता है सर, कभी पढ़ा था इसके बारे में अपन ने? हाँ सर, साइन हाइपरबोलिक x के बारे में आपने पढ़ाया था, e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, साइन x को भी लिखूँ, साइन x क्या होगा, e⁻i⁻x प्लस e⁻−i⁻x डिवाइडेड बाई 2i, ऐसा कुछ होता है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखाए थे एक लेक्चर के अंदर कि आप साइन, ये आपका क्या है, नॉर्मल फंक्शन है और ये आपका हाइपरबोलिक फंक्शन है। अगर मैं इस फंक्शन में साइन एक्स के अंदर आयोटा एक्स पुट कर दूं या फिर मैं आयोटा जेड पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा बताओ, e⁻ आयोटा ब्रैकेट आयोटा जेड माइनस e⁻−आयोटा और आयोटा जेड डिवाइडेड बाई किसके, 2i के। तो ये क्या बन गया, e⁻−z माइनस e⁻+z अपॉन में 2i, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आयोटा ब्रैकेट e⁻z माइनस e⁻−z अपॉन में 2। क्या ये चीज़ साइन हाइपरबोलिक z है? हाँ सर। तो आपने एक फॉर्मूला लिखा था उस टाइम पे कि साइन आयोटा z इज इक्वल्स टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक z। क्या याद है सभी को? ऐसा कुछ फॉर्मूला अपन ने लिखा था। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस तरीके से ही पोल्स मिलेंगे मेरे। तो मैंने क्या लिखा सर, मैंने सिंपली लिख दिया साइन हाइपरबोलिक z इक्वल्स टू 1/आयोटा साइन आयोटा z। अब जब मैं इस फंक्शन को इक्वल करूंगा 0 के तो मुझे क्या मिलेंगे, मेरे पोल्स, कि z की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनके लिए ये फंक्शन 0 हो रहा है। तो मुझे पता पड़ा साइन आयोटा z को मुझे क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तो 0 कब होता है साइन का फंक्शन, जब साइन के अंदर आप एन पाई पुट करोगे, जहाँ एन आपका क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। एन कैन बी 0 +-1 +-2 +-3 कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका z इक्वल्स टू क्या आ गया, आयोटा एन पाई आ गया। प्लस माइनस छोड़िए, वो n के अंदर कंपनसेट हो जाएगा, लेकिन आपके जो पोल्स आए हैं वो क्या आ गए, z इक्वल्स टू आयोटा एन पाई आ गए। यस, तो आपके पोल्स क्या आ गए, आयोटा एन पाई। तो मैं अगर वैल्यूज लिखना चाहूँ, एन की वैल्यू अगर जीरो हुई तो क्या हो गया, जीरो। एन की वैल्यू वन हुई तो क्या हो गया, पाई आयोटा। माइनस वन हुई तो क्या हो गया, माइनस पाई आयोटा। टू पाई आयोटा, माइनस टू पाई आयोटा। एंड ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनके ऊपर मेरा साइन हाइपरबोलिक जेड क्या है, जीरो। तो दीज आर माई पोल्स। क्या मुझे सारे पोल से मतलब है, नहीं, मुझे उन पोल से मतलब है जो मोड जेड इक्वल्स टू 4 के अंदर आते हैं। तो अंदर कौन कौन से आ रहे हैं सर, लीजिए इसको अपन ऑर्गन प्लेन में डायग्राम बना के समझते हैं। तो आपको पहला काम क्या करना है, z इक्वल्स टू 4 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये आपका z इक्वल्स टू 4 रेडियस का सर्कल हो गया। इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करके जीरो पे कर देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास जो पोल्स हैं, z इक्वल्स टू जीरो प्लस माइनस आयोटा पाई प्लस माइनस टू पाई आयोटा। तो पाई आयोटा कहाँ आएगा, अगर ये आपका 0.4 है तो पाई आयोटा का मतलब प्लस माइनस 3.14 आयोटा। 3.14 यहाँ आएगा, माइनस 3.14 यहाँ आएगा, जीरो आपका यहाँ आएगा। तो तीन पोल तो ये रहे। अगला पोल क्या है, टू पाई, थ्री टू जा सिक्स, ये तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है जो कि हमारे बाहर जा रहा है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। तो हमारे जो पोल्स हैं, एक पोल ये, एक पोल ये और एक पोल ये, इन तीनों पोल्स के लिए आपको क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालना है। क्योंकि आपको रेजिड्यू का सम क्या देगा, उस इंटीग्रल का आंसर। सो रेजिड्यू फॉर z इक्वल्स टू जीरो कैसे निकालोगे, आपके पास एक फंक्शन दे रखा है 1/sin हाइपरबोलिक z। तो साइन हाइपरबोलिक z है तो मतलब डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है। फंक्शन वाले के लिए रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले तरीके से। कैसा था वो सर, वो था f ऑफ z इक्वल्स टू फाई ऑफ z अपॉन में साई ऑफ z। तो रेजिड्यू निकालने के लिए मैं क्या करता था, नीचे वाले का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फाई ऑफ z अपॉन में साई प्राइम ऑफ z। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो वो क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक z आएगा। और z की वैल्यू क्या पुट करोगे, जीरो। z की वैल्यू जीरो पुट करी तो क्या आ गया, वन। रेजिड्यू z इक्वल्स टू आयोटा पाई, वैल्यू पुट करी कॉस हाइपरबोलिक z, z इक्वल्स टू आयोटा पाई। तो क्या आ गया सर, ये z इक्वल्स टू आयोटा पाई पुट करी तो क्या आएगी वैल्यू। सो आयोटा पाई वैल्यू पुट करने पे आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए, 1/cos हाइपरबोलिक आयोटा पाई। तो ये कितना हो गया, कॉस हाइपरबोलिक का मतलब क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। आयोटा पाई पुट कर दी तो क्या हो गया, ई की पावर आयोटा पाई प्लस ई की पावर माइनस आयोटा पाई डिवाइडेड बाई टू। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये क्या होगा, कॉस पाई यानी वन माइनस का, प्लस साइन अगेन माइनस पाई क्या होगा, माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, कितना आ गया, माइनस वन। तो कोस हाइपरबोलिक आयोटा पाई की वैल्यू होती है माइनस वन। इसी तरीके से रेजिड्यू आप z इक्वल्स टू माइनस आयोटा पाई के लिए निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, माइनस वन। तो हमारे पास अब तीनों रेजिड्यू है, रेजिड्यू जीरो इट इज इक्वल टू वन, रेजिड्यू आयोटा पाई इज इट इक्वल टू माइनस वन, रेजिड्यू माइनस आयोटा पाई वो भी किसके इक्वल है, माइनस वन के। तो आपका आंसर क्या होगा, टू पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू। तो आंसर क्या हो गया, टू पाई आयोटा वन माइनस वन माइनस वन, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस का टू पाई आयोटा इसी होगा। सही है जी। सो इस तरीके से आपको इन सारे सवालों को सॉल्व करना। डन। एक और सवाल दें आपको, देखिए एक और सवाल लिखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ
क्लोज इंटीग्रल z e की पावर 1/z dz अराउंड ए यूनिट सर्कल। अब सर यहाँ से तो देख के लग ही नहीं रहा हमें कि हम यहाँ पे भी कोई फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेजिड्यू वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए मैंने आपको एक्सपेंशन वाला तरीका भी बताया है कि अगर आप किसी भी तरीके से 1/z का कोफिशिएंट निकाल दिए, आप इसको आराम से डील कर सकते हो, क्योंकि 1/z का कोफिशिएंट ही क्या होता है, रेजिड्यू। रेजिड्यू को मल्टीप्लाई किया 2 पाई आयोटा के तो आंसर आ जाएगा। देखिएगा, तो यहाँ से आप क्या e की पावर x का एक्सपेंशन जानते हैं? क्या होगा सर? 1 + x + x² प्लस x³ + 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से बताइए e की पावर 1/z का क्या होगा? 1 + 1/z प्लस 1/2z² प्लस 1/3 फैक्टोरियल z³ एंड डैश डैश डैश। अगर मैं इसको z e की पावर 1/z से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा? z + 1 + 1/2z प्लस 1/3 फैक्टोरियल z² एंड डैश डैश डैश। मुझे किससे मतलब है? 1/z के कोफिशिएंट से। यही क्या मेरा है? रेजिड्यू। तो रेजिड्यू क्या हो गया मेरा? 1/2। आंसर क्या हो गया मेरा? 2 पाई आयोटा इंटू 1/2 इट इज पाई आयोटा। यस, सिंपल। अब आपके लिए क्या काम है? अब आपको निकालना है z की पावर 4 e की पावर 1/z के लिए, वेयर c इज mod z = 1। फाइंड द वैल्यू। ठीक है, तो कुछ 3-4 सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए दे रखे हैं मैंने, तो उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इस सवाल का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, पुट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है जी, और नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, उसके अंदर हम मैकेनिक्स का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। सो जस्ट कुछ चीज़ें जो हमारी बची हुई है उनको एक क्लास के अंदर और रहेगा, एक क्लास के बाद वो सारा जो हमारा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का। और हमारा जो नया कोर्स है वो लॉन्च हो जाएगा मंडे से। सो मंडे विल बी लॉन्चिंग और न्यू कोर्स ऑन मैकेनिक्स। सो क्लासिकल मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट होगा उसके अंदर, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है, डेली आपके पास 8 to 9 PM के बीच में आपके पास वीडियो आ जाएगी, जब तक कि अपना लाइव वाला सेशन होता नहीं है स्टार्ट, तब तक के लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये जो आंसर है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।